आज एचएपी का खोपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, एचएपी भी समाप्त कर देंगे। लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन तय हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आना दूसरी बात होता है, पास हो जाना दूसरी बात होता है, लेकिन नॉलेज गेन करना वो दूसरी बात होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए। ठीक है, और एक पढ़ाई ऐसा है ना जो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, रिटर्न का मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉफिट। पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको, ठीक है, सबसे अच्छा रिटर्न देती है, सबसे अच्छा। ठीक है, टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ लोग, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इसके नाम से थोड़ा सा शर्म आती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप शर्म को रख करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, खुले दिमाग से पढ़ना है और उस पर विचार करना है। ठीक है, कोई भी गलत विचार नहीं करेगा, अच्छे विचार करने हैं हमको। ठीक है, नॉलेज गेन करना है। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मैंने बताया, कोई एक सिस्टम जो क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया टू क्रिया, कोई स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, और कोई एक चीज पर्टिकुलर होती है तो उसे हम सामान कहते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, डिसीज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो डिसीज ट्रीटमेंट कई टाइप से किया जाए, कई प्रकार से किया जाए, कई स्टेप से किया जाए, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है सिस्टम। क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ जाती है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी जीवधारी को बच्चा पैदा करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। लेकिन उस बच्चे को पैदा करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस प्रक्रिया को उस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से लिखना, विस्तृत करना, वो आपको जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें जो डिफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है? रिप्रोडक्शन इज ये प्रोसेस है। सबको पता है एक प्रोसेस होती है। रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होती है, मेल फीमेल, ओवम स्पर्म, ठीक है, ओवरी, यूटरस, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब, इन सब चीजें होती हैं। तो मेल फीमेल मिल करके एक न्यू बॉर्न बेबी जायगोट बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, इसे कहते हैं। फिर बच्चा बनेगा, फिर उसको उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। ठीक है, तो एक पूरी प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? क्लास 8 वगैरह में हम लोग पढ़े थे, बताए थे टीचर कि किसी भी जीवधारी में, ठीक है, किसी भी जीवधारी के द्वारा बच्चा पैदा करने की प्रोसेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। वो दिमाग में सेट हो गया है, किसी भी चीज से, मतलब किसी भी जीवधारी से बच्चे को पैदा करना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। लेकिन उसके स्टेप बाय स्टेप को ज्ञान लेना, स्टेप बाय स्टेप को समझना, वो पूरा सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसे हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो नई डिफिनेशन आपको बताएं, उसमें क्या होता है, जेनेटिक जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ। ठीक है, जो गुणसूत्रों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, एक माता पिता से बच्चे में, बच्चे बच्चे फिर माता पिता बनेंगे, फिर उनके बच्चे में, फिर उनके, जो एक सिस्टम चलता है ना, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, यूनिट होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें 4 मेजर प्रोसेस होती हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन की होती है, जैसे डीएनए, रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन और डेवलपमेंट। सबको पता है। जिसे फर जो जो होता है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो है बॉडी को तैयार करने में। ठीक है, जो जिस जिस सेल डिवीजन क्या होता है, मैंने बताया था ना, किसका सेल डिवीजन नहीं होता है, जल्दी से कमेंट करिए। बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है? उस पर सरकार भी वर्क करती है। किसी को पता है? ब्रेन में। ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, वहां ब्रेन पे को सेल सर डिवीजन नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट कहती नहीं है होता। कि आप जो है हेलमेट लगा के हेलमेट चलिए। पहन के क्योंकि चलिए। सेल डिवीजन का जी मतलब सर। क्या होता है, किसी लोग को भी पता नहीं हो। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल में ग्रोथ होना,
बॉडी के किसी आर्गन में चोट लग जाना, घाव लग जाना, वो सूज जाना, मतलब कि उस अच्छे से घाव भर जाना, उसी कहते हैं सेल डिवीजन करना। ठीक है। उसी प्रकार से जो बच्चा होता है, स्पर्म ओवरी से जो जायगोट बनता है, फिलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में जो ग्रोथ होती है ना, बच्चे की ग्रोथ होती है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ बाद जो बच्चा पैदा होता है, उसमें अंदर में सेल डिवीजन होता है। वही कह रहा है कि जो सेल डिवीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी डेवलपमेंट। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी जीवधारी से जेनेटिक मटेरियल को, एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? जीन को दूसरे जीन में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके 4 मेजर प्रोसेस हैं: डीएनए रिप्लिकेशन, सेल डिवीजन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। यूनिट एंड डेवलपमेंट एक तो हो गया। सेल डिवीजन का समझिएगा, सेल डिवीजन का सिर्फ मीनिंग है हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। 1 2 3 ये दोनों एक है, 4 यूनिट है। ठीक है, प्रोसेस है। इसको ध्यान दीजिए, कुछ लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी। सेल डिवीजन लिखा है, फिर फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं, यूनिट डेवलपमेंट दूसरा चीज है, फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये सिर्फ इसका मतलब है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन क्या करता है? सेल डिवीजन किसी भी चीज को डेवलपमेंट करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब स्ट्रक्चर से तो बहुत सारी चीजें हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। फीमेल वाला पढ़ते हैं। फीमेल पढ़िए, मेल पढ़िए। हमको पढ़ना दोनों ही है। ठीक है, हमको दोनों। ठीक है, तो चलिए पहले फीमेल वाला पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, फीमेल में ये जो है सिर्फ बॉडी का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बस, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पूरी होल बॉडी नहीं, होल बॉडी नहीं है। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अभी तक बहुत शर्मा लिए हो। ठीक है। देखिए, जो भी देखिए जो भी नाम लिखे हैं, इसको नाम को आपको जरूर याद होना चाहिए। रीजन ये है, ठीक है, वीडियो साइज नहीं चल रही, बंद कर दे रहा है। जो यूट्रस होता है, इसका अलग वर्क है। फिलोपियन ट्यूब जो होता है, इसका अलग वर्क है। ठीक है। इन्फ्लुंडी इन्फ्लुंडुबुलर, ठीक है, इंडोमेट्रियम, वजाइना, सेरिवेक्स, ओवरी, ये 5 6 नाम आपको याद करना है। अब स्ट्रक्चर से समझिएगा ध्यान से। आज आज तक हमको सिर्फ 2 नाम पते रहे होंगे। एक वजाइनल टैबलेट जब बढ़ाया जाता तो वजाइना, यहाँ से यूट्रस, ओवरी, इस 3 नाम को आपको पता रहा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको नहीं पता रहा होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो स्पेस है, जो आपको एक त्रिभुजाकार स्पेस दिख रहा है, तो बच्चे का जन्म यहीं होता है। मतलब बच्चा पलता यहीं है। ठीक है, बड़ा हो जाता है जब 9 मंथ हो जाता है, सारे ऑर्गन उसके डेवलप हो जाते हैं, तब ठीक है सेरिबेक्स के माध्यम से वजाइना के थ्रू बच्चे का जो है जन्म होता है। यूट्रस के बारे में जान जाइए, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, यूट्रस की जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, और जो मोटाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस जो है
ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, और प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब कि जब बच्चा का डेवलप होता है, सेल डिवीजन होता है, वो इसी पार्ट में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ओवरी आप लोग जाने हैं, देखिए ये दूध यहाँ से यहाँ तक फिलोपियन ट्यूब है, देखिए आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओवरी है, इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी में अंडा बनता है, ठीक है, जो जहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से एग बनता है, ठीक है। वही एग जो होता है, एग बनेगा, पहले पहले छोटा एग बनेगा, फिर एग एग में सेल डिवीजन होगा, एग बढ़ेगा, उसके बाद एक समय, ठीक है, वो स्पर्म का इंतजार करता है उसके बाद आगे आएगा, आगे से यहाँ तक आने मिल गया तो फिर, नहीं तो वही एग जो है फूट जाता है, तो जिसे हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, वही चीज होता है, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, उस समय हम लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और इसका जो एग का मेंस्ट्रुएशन जो फेस होता है, इस ये 4 फेस होता है। अब बात यहाँ तक आई है तो समझ लीजिए थोड़ा सा। मेंस्ट्रुअल जो फेस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, इसके 4 फेस होते हैं। देखिए जो पहला फेस होता है जिसे मेंस्ट्रुअल फेस कहते हैं, वो 0 से 5 डे होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है, महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में होता है, इसको ध्यान दीजिए। 0 से 5 दिन होता है पहला फेज, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम के नाम से जानते हैं। दूसरा फोलिकुलर फेज, लिख लीजिएगा, फोलिकुलर फेज होता है, इतना डिटेल में कोई बताएगा नहीं, और ना ही आप बिना डिटेल में पढ़े जान ही पाओगे। तो 5 डे से 14 डे तक होता है, यानी 5 से 14 दिन तक होता है, जिसमें फोलिकल सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? फोलिकल सेल बनते हैं। फोलिकल सेल क्या है? सही, फोलिकल सेल ही, इन्हीं के हेल्प से ही, ठीक है, बच्चे का यानी बेबी का अंदर अंदर ग्रोथ होता है, जिसमें कौन से हार्मोन, एफ एस या एच, ठीक है, लुमिटाइनिक हार्मोन, और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बताया था ना, कहाँ से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फोलिकल सेल, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। ब्रेन पढ़ा रहा था तो बता रहा था ना, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इन सब पढ़िए, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। देखिए जो पढ़ रहे हैं इसको देखो, नहीं डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, ठीक है। ओवेशनल फेज होता है, क्या होता है? ओवेशनल फेज होता है, जिसको ओवरी से लिया गया है, ओवेशनल फेज होता है, जो थर्ड वाला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का साइज, शेप, ठीक है, बनना स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइज, शेप वगैरह बनने स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट जो होता है, चौथा स्टेज जो होता है, ये नहीं लिखे, 14 से 15 दिन, एक दिन का प्रोसेस रहती है। अगर जैसे मान लीजिए ओवरी है, ठीक है, अंडे, तो इसमें जो है, इसके भी माउथ होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, और जो आपका स्पर्म होता है,
उसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसे टेल कहते हैं, ध्यान दीजिए, टेल पूंछ, बॉडी, हेड। ठीक है। हेड जो हेड जो है इस माउस से जाएगा तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है इस वाले फेज में, यानी चौथे वाले में। ठीक है, ल्यूटिलाइजिंग, ल्यूटिलाइजल फेज जो होता है, जिसमें ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जनरेट होता है। एस्ट्रोजन का जो एस्ट्रोजन का जो मात्रा होती है बढ़ जाता है, और ये इंतजार करता है स्पर्म जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके माउथ खुल जाते हैं, और यहाँ पर स्पर्म और ओवरी मिला करके जाइगोट बन जाता है। तो ये जाइगोट ओवरी के माध्यम से, फिलोपियन ट्यूब के माध्यम से, अभी जो बता रहा था, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में फोलिकल सेल बनते हैं। ये फोलिकल सेल बनते हैं तो धीरे 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 बढ़ते हैं, तो यूट्रस में आते हैं कि जन्म होने लगता है। तो यहाँ पर आपका भ्रूण जो है वो बच्चे के रूप में जन्म होने लगता है। धीरे 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 9 मंथ बाद आप जो है बर्थ करते हैं। ठीक है, हर एक माँ जो है एक बच्चे को जन्म देती है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है यहाँ पर इस तरीके से होता है। आप देखिएगा, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन रिलीज होता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएस, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन सब के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन को ठीक होना जरूरत है। काम भले कोई करता है लेकिन करवाता ब्रेन है, इसको दिमाग में नोट करे रहिएगा। ये तो आपका हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो आउट ऑफ सिलेबस था। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, लेकिन उसी का पार्ट है, इसलिए बताना, ठीक है, बताना आपको, आप तो उचित समझा। तो ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से? ओवरी से। कहाँ से रिलीज होते हैं? ओवरी से। तो मैंने आपको क्या बता दिया? यूट्रस बता दिया, ओवरी बता दिया। और ओवरी, ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया। अब मैं आपको बताऊं वजाइना। ठीक है, जो वजाइना होती है इसकी लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर होती है। इसको मैंने वजाइनल टैबलेट में साइज शेप में सपोजिटरी में बताया था, जो कैथेटर का नाम बताया था। ठीक है, और एक चीज, वजाइना में जो लैक्टोबैसिलस वायरस पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, कौन से? लैक्टोबैसिलस, जो आपके वजाइना का प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, उसको रोगों से, यानी होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, और वजाइना में जो पीएच होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, जो पीएच होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मैंने तुमको बताया था, ठीक है, मैंने तुमको एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ाते हुए बताया था कि जो एसिड होता है ना, वो बैक्टीरिया वगैरह को जो है अच्छे से किल कर देता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एसिड, बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए एसिड की जरूरत होती है। एसिड नेचर बहुत जरूरत होता है। ठीक है, तो पीएच जो होता है इसका, इसलिए एसिडिक इन नेचर में होता है, 3.8 से 4.5। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 के ऊपर बेसिक हो जाता है। ठीक है, पीएच स्केल जानते हो कि नहीं? पीएच स्केल नहीं जानते हो तो जान लो। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें हैं, बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पीएच स्केल होती है, स्केल एक लाइन होती है। ठीक है, जो 0 से शुरू होती है, 14 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, 7 बीचों बीच होता है, जिसे उदासीनी करते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बेसिक होता है, बेसिक नेचर मतलब क्षार होता है। और 0 से लेकर 7 तक के अम्ल होता है। ठीक है, 0 से 5 तक जो है बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, 5 से 7 तक थोड़ा कम अम्लीय होगा, 7 से 9 तक जो है कम क्षारीय होगा, 9 से 14 ज्यादा क्षारीय। किसी होती है, ये कंडीशन होती है।
इतनी बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई। पीएच को मैंने इसलिए बताया क्योंकि पीएच से एग्जाम में भी सवाल आया था, ठीक है, कि पीएच स्केल की रेंज कितना होती है, तो 0 से 14 होती है, जो जो लगाया होगा उसका सही है। ठीक है, ओवरी हो गई, ओवरी हो गई, वजाइना हो गई, यूट्रस हो गई। मैं आपको बता दूं फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब के बारे में कुछ नहीं बताना है। इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 13 सेंटीमीटर होती है, 8 से 13 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर ही बच्चे का सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। कई बार पूछा है कि बच्चे का सेल डिवीजन मतलब बच्चे की ग्रोथ कहाँ से होती है। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ कहाँ से होती है, तो फिलोपियन ट्यूब से। ठीक है, स्टार्टिंग। दूसरा, ये आपका सिर्वेक्स मैंने बताया। देखिए ये सिर्वेक्स जो होता है यहाँ पे होता है, एकदम ध्यान समझिए इसको, मैं आपको बताता हूँ सिर्वेक्स के बारे में। थोड़ा समझ लीजिए, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खास करके फीमेल्स के लिए। ठीक है, मैंने बताया कि जो ये त्रिभुजाकार आकार होता है, ठीक है, ये आपका यूट्रस होता है। यहाँ से फिलोपियन ट्यूब ऐसे आई होती है, यहाँ से ओवरी ऐसे जुड़ी होती है, यहाँ अंडा बनता है, यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ बच्चे का सेल ग्रोथ होता है, यहाँ यूट्रस होता है। ठीक है, यहीं पर सेरबेक्स होता है, CERVIX, सेरबेक्स होता है। किसके? नेक माने गर्दन समझ लो, चाहे आउटर लेयर आप जो है यूट्रस। सेम इसी प्रकार से इधर भी फिलोपियन ट्यूब होगी, ठीक है, ओवरी होगी, इसके आगे वजाइना होती है। ठीक है, तो ये जो यूट्रस के सामने जो पॉलीथीन है, ठीक है, जो दरवाजा लगा है, इसे कहते हैं सेरिवेक्स, CERVIX। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जब इसका काम देखिए डिलीवरी के समय में होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका मुंह बंद रहता है जब बच्चे का, एकदम ध्यान से समझिएगा, 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है, माता बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब इसका वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या करती है, इसका जो है पाओ मतलब इसका जो दरवाजा खुलने का टाइमिंग होता है, जैसे अगर फर्स्ट डिलीवरी है किसी की, तो 12 से 19 घंटे लगते हैं, 12 से 19 घंटे लगते हैं। इसी में आदमी जो है बिना इंतजार किए, ठीक है, आदमी ऑपरेट करवा लेता है। बहुत सारी समस्याएं होती है ना पढ़ने की वजह से, बहुत सारी। अगर फर्स्ट डिलीवरी आपकी है तो आपको कम से कम 20 घंटे इंतजार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सीजर वगैरह करना चाहिए। मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है, कोई भी अन्यथा नहीं लेगा, ज्ञान नहीं कहेगा, ज्ञान बांटने, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हो गए, एग्जाम दिला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, सबको बताता हूँ, जितनी राजनीति आ रही है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल में यही देखेंगे, किसी की कोई हेल्प नहीं करवाएंगे, समझ में आ जाएगा सब। 650 नंबर है। तो देखिए, जो 12 से 19 आवर्स होता है, ये लेबर पेन होता है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड टाइम होती है, सेकेंड 3 कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड कंडीशन में फर्स्ट डिलीवरी अगर है तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, मतलब इसको डायलेट होने में लगभग ये 10 सेंटीमीटर जो है, 10 सेंटीमीटर इसका माउथ खुलता है, तब बच्चे का पूर्ण के हिसाब से, यानी कि सर के मतलब सर के अकॉर्डिंग इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कौन प्रेस करता है। ठीक है, तो इससे बच्चे जो है इस तरीके से, इसे वजाने से माध्यम से बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब 10 सेंटीमीटर का, जब तक इसका माउथ मतलब सिर्वेक्स का माउथ समझ लीजिए, नहीं बच्चे समझो, माउथ इसका जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा, तब तक आप जो है डिलीवरी नहीं करा सकते हैं। इसको जो है खुलने में, आप देखिए 3 से 4 सेंटीमीटर जो होता है, अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो आपको 12 से 19 घंटे लगेंगे। और 4 से जो 8 घंटे होते हैं, 4 से 8 सेंटीमीटर जब इसका माउथ खोलना होगा, तो उसमें 3 से
4 या 4 से 5 घंटे लगते हैं अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो। नहीं तो ये आपका 4 से 5 घंटा हो जाता है फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद। और दूसरा, ये 2 से 3 घंटा हो जाता है। और लास्ट वाला जो तीसरा स्टेज होता है जिसमें 10 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर जब उसका माउथ खुलता है इसका सिर्फ का, ठीक है। तो इसमें आपको 1 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, 1 से 2 घंटे लगते हैं फर्स्ट डिलीवरी है तो। सारी कंडीशन फर्स्ट डिलीवरी की है। उसके बाद अगर जो है एक आध डिलीवरी हो चुकी है तो उसमें फिर इसमें 45 से 50 मिनट लगता है। इसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। एक कंडीशन होती है बच्चे को जन्म, आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। मैं आपको सिर्फ बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और केवल यूट्रस का बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? यूट्रस का। इसमें जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर मान लीजिए किसी बच्चे का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, हाथ पाँव पैर है, ठीक है, यहाँ सिर्वेक्स है, अभी ये ब्लॉक है, जब डिलीवरी होगी तो ये ओपन होगा। देखिए जब यहाँ पे, ठीक है, इस्ट्रोजन इंट्रोजन और ऑक्सीटोसिन बताया था एक चीज। ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन के नाम से बताया था। जब किसी से अट्रैक्शन होता है ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है, ठीक है। तो यही ऑक्सीटोसिन यहाँ पर डिलीवरी कराने में भी जो है वर्क करता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ये सेल्स तो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं। इसमें आपस में ऐसी मशीन लगी है आपके अंदर कि ये अंदर से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबने लगते हैं। क्या? ये जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, आपस में दबने लगते हैं। और जो हमारी डिलीवरी कराने वाली नर्सेस या और जो सहयोगी साथी होती हैं वो भी क्या करती हैं, पेट पर थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हैं। लेकिन तभी प्रेस करेंगे वो जब सेरेब्रस का माउथ खुलने लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उनको पता हो जाता है ना कि 10 सेंटीमीटर का माउथ होगा तभी डिलीवरी करा पाएंगे, उसके पहले नहीं। नहीं फिर सीजर से करके निकालते हैं, ठीक है, बच्चे को। तो ये जो आपस में प्रेस होते हैं, ठीक है, आपस में जो प्रेस होते हैं, ठीक, तो उसी की वजह से बच्चों में एक अजीब सी फोर्स लगता है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है इसी फोर्स के कारण